नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुदेव में। मैंने पिछले वीडियो में आपको 2020 के फर्स्ट सेट का पेपर सॉल्व करवाया था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आगे भी आपको बहुत अच्छा दूं, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो फिर आज मैं आपका नया वीडियो लेके आया हूं। 2020 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, मैं उसको पूरा सॉल्व कराऊंगा। आपके सामने है 8 नवंबर 2020 का पेपर, जो आपको सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बहुत जल्द, बिना टाइम खराब किए हुए। 2020 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, यदि ये जीपी में है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में दे रखा है आपको, और आपको एक्स और वाई निकालना है। तो 70 देखिएगा यहाँ पे 70 एक्स 280 वाई और 1120, ये आपको जीपी में दे रखा है। हमें एक्स और वाई निकालना है। जीपी की कंडीशन क्या होती है आपको पता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड एक्स अपॉन 70 इज इक्वल टू 280 अपॉन एक्स। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 70 इंटू 280। ये एक्स है तो स्क्वायर रूट में जाएगा इस तरफ, तो 7 इंटू 28 को लिख लो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू ये 2 जीरो है तो उसको लिख लो 100। स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं, आपको पता है पेयर में निकलते हैं, तो एक 7 निकल आएगा। 4 का कितना होता है 2 और 100 कितना होता है 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 140। तो ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब देखिए 3 जगह x की वैल्यू 140 है, तो अभी हम y निकालना पड़ेगा, क्योंकि x निकालने से काम नहीं बनेगा। तो सेम प्रोसेस है y की, जैसे आपका सेकंड अपॉन फर्स्ट और थर्ड अपॉन सेकंड हुआ था, इसी तरह आगे वाले टर्म्स में लिख लीजिए। तो ये कितना जाएगा y अपॉन 280 इज इक्वल टू 1120 अपॉन वाई। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 280 इंटू 1120। क्लियर, फिर से आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसको लिख लीजिए 7 इंटू 4 28 को, इंटू ये लिख लीजिए 16 इंटू 7, और ये जो 2 जीरो हैं वो लिखे रहने दीजिए। अब हम पेयर में निकालेंगे इसको, तो एक आपका 7 निकल आएगा बाहर। 4 का कितना होता है 2, 16 का कितना होता है 4 और 100 का कितना हो जाएगा 10। स्क्वायर रूट लेना है, या हिंदी में कहें वर्गमूल लेना है। कितना हो गया 14, 14 इंटू 4 56 और 560। तो आपकी x और y की वैल्यू हो गई 140 और 560। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। x की वैल्यू है 140 और y की वैल्यू है 560। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो जीपी का था। सिंपल सा है, कॉमन रेशियो निकालना है, सर्वानुपात, दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद। यही सेम कॉन्सेप्ट इस पे लगाया है, दोनों की वैल्यू निकल गई x और y की। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चलो फटाफट बढ़ते हैं आगे सेकेंड क्वेश्चन में। दूसरा है, निम्नलिखित डेटा के लिए समांतर माध्य के संबंध में माध्य विचलन की गणना करें। है ना, माध्य विचलन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मीन डेविएशन। तो इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी, मैं आपको इसको नए पेज में पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। क्लियर, चलो बढ़ते हैं अगले पेज में, नेक्स्ट पेज में। हाँ जी, ये आपके सामने क्वेश्चन था, आपको निकालना था मीन डेविएशन, या हिंदी में कहते हैं माध्य विचलन। आपके सामने x दे रखा था, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा 13579, f दे रखा था 58921। ये 5 मैंने मार्क किया है, क्यों किया है मैं भी आपको बता दूंगा। सबसे पहला काम, ये आपकी 2 आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले निकालते हैं मॉड x माइनस ए होता है एज्यूम्ड मीन, मतलब हम सपोज करते हैं। तो x में से कोई एक बीच की वैल्यू सपोज कर लेते हैं, वो आपका a कहलाता है। दोबारा सुन लें, x में से कोई एक बीच की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, वो आपका a कहलाता है। इसलिए मैंने उसको मार्क किया हुआ है। मैं x माइनस ए निकालूंगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करूंगा और वो मॉड में लिखा जाएगा। मॉड में लिखने का मतलब ये होता है
कि अगर माइनस करने पर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव करके लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा 1 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 4, लेकिन माइनस 4 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, +4। इसी तरह 3 माइनस 5 x, a कितना है यहाँ पर, ये a है आपका 5 है ना, a हमने 5 एज्यूम किया है। और कैसे एज्यूम करते हैं, बीच की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 माइनस 5 4, 3 माइनस 5 2, 5 माइनस 5, ये आपकी टेबल बन गई। अब अगली टेबल में हम फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं f इंटू ए इंटू करके। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 8 इंटू 2 16, 9 इंटू 0, इस तरह से आपकी ये टेबल बन जाएगी। इसका टोटल करना है तो ये आ गया आपका 44, फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है तो ये हो गया 25। आपका जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि इस चीज का टोटल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा ये अपॉन सिग्मा एफ। इसका टोटल कितना है 44, ये लिख दिया। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 25, डिवाइड लगा दो तो ये लगभग 1.76 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन का 1.76। देख लीजिए टेबल, ये दो आपके सामने गिवन है, तीसरी टेबल हम बनाते हैं, चौथी टेबल भी हमें बनानी पड़ती है, और ये मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। फटाफट देख लो और इसके बाद हम अपना आंसर कितना आ जाएगा 1.76। क्लियर, चलें। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.72 के अप्रॉक्स है ना, ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलें बढ़ते हैं फटाफट अगले पेज में। अगले क्वेश्चन में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन करें cos 52 cos 6, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ cos 52 प्लस cos 68 प्लस cos 172। आपको इसको सॉल्व करना है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो कुछ नहीं, बड़ा आसान सा है, इसमें लगा दें cos c प्लस cos d। और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 cos c प्लस d कितना आएगा 52 प्लस 68 अपॉन 2। क्लियर, इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाना है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। तो इन दोनों में फॉर्मूला फिट कर दिया। इसको cos 172 को लिखना चाहे तो क्या ले सकते हैं, cos 180 प्लस माइनस 8। 172 को अगर हम लिखना चाहें तो cos 180 माइनस 8 लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 120, 120 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2 cos 60 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा cos 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा, कहां पर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये कितना आएगा माइनस के cos 8। क्लियर, 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 8 लिखा रहने दीजिए, माइनस cos 8 ये है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos 8 प्लस का और cos 8 माइनस का, आंसर कितना आ गया आपका 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ कुछ नहीं किया मैंने, ये पहले दोनों में cos c प्लस cos d लगा दिया है और इसको मैंने 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व होके आ गया। चलो बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अच्छा है या नहीं। बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, हाँ जी, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसको आपको निकालना है, n पदों तक का योग निकालना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 9 प्लस 9 आपके सामने दे रखा है, 9 प्लस 9 प्लस 999 इस टाइप से है। आपको n पदों तक का योग निकालना है। तो अगर हम 9 को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, कोई दिक्कत, 10 माइनस 1 कितना होता है 9 ही होता है। इसी तरह 99 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1। इसी तरह 999 को क्या लिख सकते हो 1000 माइनस 1। क्लियर, डॉट डॉट अप टू कहां तक, n तक, n पदों तक का निकालना है। तो 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1। अब इसके फर्स्ट टर्म को देखो आप, तो फर्स्ट टर्म 10 है, फिर 10 100 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हो,
1000 है तो उसको 10 का क्यूब लिख सकते हो, इस तरह से चल रहा है ये। और 1 1 1 1 कहां तक है आपका, अप टू -n तक है ना, n तक है आपका, तो -n आपका लिखा रहेगा। 1 1 1 कितनी बार जा रहा है, n तक, तो कितना जाएगा -n। अब ये आपकी क्या बन गई, आपकी जीपी, दिख रहा है आपको क्लियर, ये है आपकी जीपी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी है ना। तो इसमें n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, मालूम होगा a, अगर नहीं मालूम हो तो देख लीजिए, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जीपी के n पदों का योग का फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ये होता है जीपी के n पदों का योग। और ये जो n है वो लिखा रहने दो इसी तरह। ये आपका 9 हो गया, तो इस 10 को अंदर ले जाओ, तो 1/9 बाहर है क्योंकि ऑप्शन में सब जगह 1/9 लिखा गया है, ये अंदर जाएगा, तो 10 जब इसके साथ में जाएगा तो ये n है और ये पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा n+1, इसमें जाएगा तो माइनस का 10, और ये जो 9 था वो यहां भी गया तो माइनस के 9n, यहां से 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 को जब बाहर निकालने जाओगे तो 9 इसके साथ में भी एलसीएम में होके जाएगा है ना, तो ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो n पावर ये है, एक पावर ये है, तो n+1 पावर हो जाएगी, ये 10 अंदर जाएगा तो ये हो गया, और ये 9 यहां पर जाएगा तो ये, तो आपका आंसर आ गया ये। कौन सा कहां पर मैच कर रहा है देख लीजिए फटाफट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, देख लीजिए फटाफट, इसमें आपकी जीपी बन रही है और आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप करके जाएं, हो सकता है कि इस साल इस टाइप के क्वेश्चन कोई ना कोई पूछ बैठे आपसे। क्लियर, तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एग्रीकल्चर गुरुदेव हमारी चैनल्स का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट्स दें। चलें बढ़ते हैं फटाफट आगे, फटाफट अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5वां, एक वितरण की माध्यिका को ज्ञात करें जिसका माध्य 30 है और बहुलक दे रखा है। आपको माध्य दे रखा है और बहुलक दे रखा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मालूम हो कि माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको नहीं पता हो तो देख लीजिए, 3 इंटू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। ये एक रिलेशन है तीनों के बीच में, माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में। 3 इंटू माध्यिका इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन 2020 में लगभग काफी, उसमें एक 2019 के सेट में भी आया था इसी का क्वेश्चन, मैंने देखा था, और ये 2020 में फिर से रिपीट हुआ इस फॉर्मूले को लेके, और ये बिल्कुल 10 सेकंड या 20 सेकंड में आपको आंसर दे देगा अगर ये फॉर्मूला याद है। बस रख दो फटाफट, क्या क्या दे रखा है, माध्य मतलब ये मीन दे रखा है और बहुलक दे रखा है, रख दीजिए फटाफट। बहुलक कितना है 32 प्लस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 30, ये कितना हो गया 60 प्लस 3 92, तो 3 इंटू माध्यिका। क्लियर, तो 3 कहां जाएगा, इसके नीचे जाएगा, तो माध्यिका मतलब अंग्रेजी में कहते हैं इसको मीडियन, तो 92/3 सॉल्व कर लो इसको फटाफट, 3 3 जा 9 0, 3.66 के आसपास आ रहा है, 30.66 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। देख लीजिए कहां है, ये लो बी ऑप्शन। तो इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से याद रखना, इसका क्वेश्चन काफी सालों से रिपीट हो रहा है इसी चीज को लेके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर है। क्लियर, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलो बढ़ते हैं फटाफट आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका फिर से श्रेणियों का क्वेश्चन आ गया, एपी जीपी एचपी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से करके जाएं क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर, तो देखिए क्या है, 3 दोस्त कुल 105 रुपए की स्टेशनरी खरीदते हैं, 3 दोस्त हैं और वो जीपी में है, रेशियो आपका 1 दे रखा है और वो समांतर श्रेणी में परिवर्तित हो जाती है कुछ कंडीशन के हिसाब से। तो देखिएगा, चले यहां पर फटाफट सॉल्व करते हैं। हाँ जी, आते हैं अपने क्वेश्चन में। 3 दोस्त थे और जीपी में, आपको पता है जीपी के 3 वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, ए आर स्क्वायर। जब भी हमें जीपी में कोई 3 टर्म सपोज करने पड़े तो हम हमेशा इसी को सपोज करेंगे, इससे क्या होता है आंसर जल्दी आते हैं।
अब इनका टोटल कितना है 105 रुपए, तो a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको 105 रुपए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर आगे क्वेश्चन में कहता था कि यदि प्रथम दो द्वारा खर्च की गई राशि, पहले दो द्वारा जो खर्च की गई है राशि कौन सी है a प्लस ए आर, इसका कितना 4 से गुणा किया जाए, ये कर दिया 4 से गुणा, और तीसरे द्वारा खर्च की गई राशि को 3 से गुणा किया जाए, तीसरे द्वारा खर्च की गई राशि को 3 से गुणा किया जाए, तो ये 3 से गुणा कर दिया। क्लियर, 4 से गुणा किया तो कौन सबसे अधिक खर्च करता है, आपको ये बताना कौन सबसे अधिक खर्च करता है। पहले दो द्वारा खर्च की गई राशि को 4 से गुणा करना है और तीसरे द्वारा खर्च की गई राशि को 3 से गुणा करना है। तो अब देखें फटाफट, एक कॉमन लेके हम काट सकते हैं, मैं डायरेक्ट एक कॉमन लेके काट रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ये 4 अंदर गुणा होगा तो 4 प्लस 4r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। इसको यहां ले जाओ तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक वर्ग समीकरण बन रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से, क्लियर, गुणनखंड विधि से। तो इसको फैक्टर करो फटाफट, क्या आएगा आपका -6r प्लस 2r माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां से 3r कॉमन आ सकता है तो यहां से r माइनस 2, यहां से 2 कॉमन आ सकता है तो यहां से r माइनस 2, यहां से r की दो वैल्यू आ गई आपकी 2 और r की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। ये हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जो r की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो r की ये वैल्यू नहीं लेंगे हम, r की वैल्यू क्या लेंगे 2। और जब r की वैल्यू 2 आ गई तो आप उठा के यहां पर रख दो, क्योंकि हमें a की भी जरूरत पड़ेगी, तो r की वैल्यू 2 उठा के यहां पर रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 2a प्लस 4a इज इक्वल टू कितना 105। कितना हो गया ये 7a इज इक्वल टू 105, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। तो a भी मिल गया और r भी मिल गया। आपको पता करना था कि कौन सबसे अधिक खर्च करता है, तो सबसे अधिक खर्च कौन करेगा, ये तीसरा वाला। तो यहां पर a और r उठा के रख दो तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू है 15 और r की वैल्यू है 2, कितना हो गया 60। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्च करेगा उनमें से, तीसरा दोस्त, और कितने खर्च करेगा 60 रुपए। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दोस्त जो है वो 60 रुपए खर्च करेगा। क्लियर, चलें, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तीसरा दोस्त, और कितने रुपए 60 रुपए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चले बढ़ते हैं फटाफट आगे वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, ये फिर से देखिए समांतर श्रेणी क्वेश्चन आ गया। तो एपीजीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको क्वेश्चन करवाए थे, एपीजीपी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें भी देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो एपीजीपी आप बहुत अच्छे से करके जाना। चलें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद एक सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो किसी से विभाजित नहीं होती वो आपकी कहलाती है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में भी सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2। क्लियर, तो पहला पद क्या कह रहा है, सम अभाज्य संख्या। पहला पद क्या है उसका, सम अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या और उसमें भी सम, तो क्या हो जाएगा पहला पद कितना 2। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर सार्वंतर क्या कह रहा है, अल्पतम 2 अंकों की संख्या, और 2 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या क्या होती है 10। तो इसका मतलब है सर्वांतर कितना है आपके सामने 10। दोनों चीजें उसने इनडायरेक्टली गिवन है। पहली बात तो उसने पहला पद कहा एक समअभाज्य संख्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि समअभाज्य संख्या क्या होती है, और जो सार्वंतर मतलब डी होता है वो क्या है, न्यूनतम 2 अंकों की संख्या। सबसे न्यूनतम 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्टिंग होती है 10 से। तो ए और डी आपको गिवन है, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। तो फिर कह रहा पहले 40 अंकों का योग क्या होगा, बस खत्म। आपका योग का फॉर्मूला क्या होता है मालूम होगा, ny2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। क्या क्या गिवन है देख लो फटाफट। n की वैल्यू कितनी है 40, रख दो सब। 2a कितना है 2 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 10। सॉल्व करो उसको फटाफट, कितना हो गया ये 20, यहां पर ये कितना हो गया 4,
ये कितना हो गया 390, क्लियर। ये 39 बचा, 39 इंटू 10 कितना 390, ये इसमें जुड़ेगा तो 394 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 7 7880, तो आपके 40 पदों का योग कितना हो जाएगा 7880, ऑप्शन नंबर ए। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं, केवल सम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये जो ए और डी जो गिवन थे वो इनडायरेक्टली गिवन थे, क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फटाफट आगे वाले क्वेश्चन में। हाँ, एक नत समतल पर लुढ़कती हुई गेंद पहले सेकंड के दौरान 36 मीटर, फिर है आपका 32 मीटर, फिर है 28 मीटर। तो कह रहा है कि 7वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। 7वें सेकंड में वो जो लुढ़कती हुई गेंद है वो कितनी दूरी तय करेगी। पहले उसमें कितना है देख लो आप, 36 है, पहले उसमें कितना है 36 मीटर, दूसरे में कितना है 32, तीसरे में कितना है 28, इस तरह से वो कर रहा है। और आपसे कह रहा है कि 7वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 7वें सेकंड में। तो अब आप इसके टर्म्स देखिए, ये कौन सी सीरीज बना रहे हैं, 36 है पहला पद, दूसरा है 32 है, तीसरा 28 है। आपको देख के लग रहा होगा ये कौन सी है, समांतर श्रेणी है। क्यों, समांतर श्रेणी की कंडीशन होती है कि किन्हीं भी दो पदों के बीच में जो गैप होता है वो कैसा होता है, एक जैसा। यहाँ पर 4 का फर्क है, यहाँ भी 4 का फर्क है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में ये कहलाता है इसका पहला पद, डी कितना हो जाएगा 32 माइनस 36 कितना -4। आपको निकालना 7वें सेकेंड मतलब 7वां पद, और समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होता है, a प्लस 6d। रख दो फटाफट वैल्यू, a कितनी है 36, d कितना है आपका, d कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना हो जाएगा -4, कितना हो गया 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब है वो गेंद जो है लुढ़क कर 7वें सेकंड में कहां तक पहुंच जाएगी, 12 मीटर तक। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 मीटर, क्लियर है। तो ये देखो श्रेणियों के 2-3 क्वेश्चन लगातार मिल गए आपको, है ना, बिल्कुल आसान से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, क्लियर है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए, आपको अच्छा लग रहा होगा मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर से देखो समांतर श्रेणी का, यदि समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य है, क्या कह रहा है 22वां पद शून्य है, 22वां पद शून्य है, और 22वां पद की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 21d, एक कम हो जाता है ना, तो यहां से निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी -21d। अभी देखते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 18वें पद का 18 गुना चौथे पद का कितना गुना होगा, 18वें पद का 18 गुना, 18वें पद का 18 गुना बोल रहा है चौथे पद का कितना गुना हो जाएगा, मान लो x गुना हो जाएगा, क्लियर। 18वां पद क्या होता है, a प्लस 17d इंटू 18 लिखा हुआ है। चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d इंटू x, कितने गुना, x का मान निकालना है। a की वैल्यू -21d है, रख दो यहां पर फटाफट। जब -21d रखोगे तो कितना आएगा, ये -4d इंटू 18, यहां पे रखोगे -21d तो ये कितना हो जाएगा आपका -18d इंटू x। d से d खत्म करो, माइनस से माइनस खत्म करो, 18 से 18 खत्म करो, x कितना आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब है कि जो आपकी कंडीशन थी 18वें पद का 18 गुना चौथे पद का कितना गुना, तो आंसर कितना आ गया 4 गुना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये 4। तो देखिए आपके सीरीज के क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं आपको, है ना, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है केवल फॉर्मूले के ऊपर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 गुना, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगला जीपी का फिर से क्वेश्चन है, उस गुणोत्तर श्रेणी के पहले 5 पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है आपको, पहले 5 पदों का योग, जिसका पहला पद कितना है 1, a का मान कितना दे रखा है आपको 1, और सर्वानुपात मतलब r कितना दे रखा है आपको 2/3, सब कुछ तो दे रखा है। अब इसमें निकालने की जरूरत क्या है, ये तो सब लोग कर लेंगे क्वेश्चन, है ना, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी। चलो खैर फिर भी 5 पदों का योग निकालना है। 5 योग का फॉर्मूला क्या होता है, a
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि यहां पर r 1 से छोटा है इसलिए ये वाला लगाएंगे, है ना। रख दो वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस आर कितना है 2/3 की पावर n में कितना आएगा, 5 पदों का योग निकालना है, 5 आएगा यहां पर, और 1 माइनस आर मतलब 2/3। सॉल्व करें फटाफट, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2 की पावर 5 कितना होता है 32, और 3 की पावर 5 कितना होता है 243, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1/3, 243 यहां जाएगा और 32 उसमें से घट जाएगा, तो कितना बचा ये 1 211/243, और 3 कहां जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 81, तो कितना हो गया आपका आंसर 211/81। कहां पर है, ये लो पहली जगह पर ही मिल गया, पहला ऑप्शन ही है। क्लियर, तो सब कुछ गिवन था, आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था योग का, आपके सामने फॉर्मूला है और वैल्यू रख के सिर्फ सॉल्व करना है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अभी तो बड़े अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें, है ना। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर ठीक था इसका मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, 3 और 24 के बीच में 6 समांतर माध्य सम्मिलित करें। यह भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3 और 24 के बीच में आपको 6 समांतर माध्य रखने हैं, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। रख दिए 6 समांतर माध्य, मैंने A से नाम दिया उनका। 3 और 24 के बीच में 6 समांतर माध्य रखने थे, मैंने 6 के 6 समांतर माध्य रख दिए, उनका नाम दे दिया A1, A2, A3, A4। अब ये एक समांतर श्रेणी है, इसका पहला पद तो हमारे पास है 3, और कुल पद कितने हैं 8 हो गए। देखो 6 ये, 1 ये और 1 ये, तो ये 8वां पद कहला गया 24। क्लियर, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास A तो है, समांतर श्रेणी का पहला पद तो हमारे पास है 3, लेकिन हमारे पास समांतर श्रेणी का सर्वांतर नहीं है। सर्वांतर का मतलब समझ रहे हो, डी की वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये अब कौन सा पद बन गया 8वां, और 8वां पद कितना होता है a प्लस 7d होता है, मालूम ही होगा। बराबर क्या रख दो 24, क्योंकि वो 8वां पद है, बन गया ना। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7d बराबर 24, 3 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये लो, अब आपका काम बन गया, आपके पास पहला पद 3 है और सर्वांतर कितना है 3। सर्वांतर का मतलब समझ रहे हो, तो ये अगला पद कितना हो जाएगा 3 और प्लस 3 6, और अगला पद कितना हो जाएगा 9, और अगला, क्योंकि 3 का गैप करना है ना आपको। सर्वांतर निकालने का फायदा क्या हो गया, फटाफट आपके आंसर मिल जाएंगे। 3 का गैप करते जाओ, तो 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 फिर 21 और फिर लास्ट में 24। तो आंसर क्या हो जाएंगे 6, 9, 12, 15, 18। कहां पर मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको डी निकालना की जरूरत पड़ी और डी निकालने से हमारा काम हो गया। चलो सही चल रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत हो बोल देना, कमेंट्स करना, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, है ना। और एग्रीकल्चर गुरुदेव जो हमारे चैनल्स का नाम है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। चलें बढ़ते आगे फटाफट अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर अगला 12वां, क्वेश्चन नंबर 12वां, ये फिर से आपका वितरण का मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आ गया है ना। तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी, हम इस क्वेश्चन को इतनी छोटी सी जगह में नहीं कर पाएंगे, मैं आपको इसको अगले पेज में पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं। क्लियर, चलें। हाँ जी, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें आपको टेबल बनानी पड़ती है। ये साइड में मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, ये पूरी टेबल मैंने बना दी है, मैं आपको समझा रहा हूं कौन सी चीज कहां से आती है। क्लियर, अच्छा ये वेट आपको सामने क्वेश्चन में गिवन है, देख लेना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दोनों चीजें गिवन है, ये इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ दे रखी है ना। हमारा जो काम होता है वो स्टार्ट यहां से होता है, मिड वैल्यू निकालने से। कल भी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पिछले वीडियो में, उसमें मिड वैल्यू निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं मिड वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। फिर से सुन लीजिए,
इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो प्लस करोगे तो 102 हो गया, 102 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 51। इसी तरह फिर से इन दोनों को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो ये मिल जाएगा। अब बार बार आप इनको प्लस मत करें, इनके बीच में 2-2 का गैप है, तो यहां भी आपका 2-2 का गैप ही आएगा, 51, 53, 55, 57। तो ये आपका काम है मिड वैल्यू निकालना। अगले टर्म से d इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है। ये क्या है, ए वही एज्यूम्ड मीन जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, एक x में से बीच की वैल्यू को एक एज्यूम कर लेते हैं, वो आपका a कहलाता है। तो यहां पर a कितना हो जाएगा 55, क्लियर। a की वैल्यू कितनी है 55, उसको इसी में से घटाना है, x माइनस ए, 51 माइनस 55 माइनस 4, 53 माइनस 55 माइनस 2, 55 माइनस 55 0। ये आपकी डी की टेबल बन गई। अगली टेबल है फ्रीक्वेंसी और डी को मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये लिखा है एफ आई इंटू डी आई, फ्रीक्वेंसी और जो डी की टेबल बनी है उसको इंटू करके लिखना है। तो 17 इंटू 4 ये गुणा कर मल्टीप्लाई करना है। अगली और टेबल बनेगी एफ आई डी आई का स्क्वायर। ये मतलब क्या है कि जो डी की टेबल है उसका स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फिर से सुन लीजिए, डी का स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 टू 17 कितना आएगा 272। तो ये आपकी टेबल इस तरह से बनती है। इतनी टेबल आपको बनानी है अगर आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आता है। ये दो आपको क्वेश्चन में गिवन है। पहली टेबल है मिड वैल्यू की, फिर है डी की, फिर एफ आई डी आई की और एफ आई डी आई स्क्वायर की। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई डी आई का होल स्क्वायर होता है ना। एफ आई डी आई का स्क्वायर का टोटल कितना हो रहा है 552, तो यहां पर क्या आएगा 552। नीचे एन, एन क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये लिखा हुआ है 100, तो नीचे आएगा 100। एफ आई डी आई का टोटल कितना कह रहा है, ये है माइनस के 88, ये लिखा हुआ है आपके सामने, तो माइनस 88 और नीचे एन कितना है 100, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्लियर। ये सॉल्व करो, ये इतना आ गया, ये आपका एलसीएम लेके, तो आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये लगभग 0.208 के आसपास आ रहा है। आप इसका सिर्फ वर्गमूल लेना है, वर्गमूल लेना। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी बात पे खराब है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एक तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, दूसरी बात ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और इसमें जो वैल्यू होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, इनका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो ये सीखना ही पड़ेगा, क्लियर। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कंप्लीट, क्लियर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 0.208 kg के आसपास आपका आंसर आ रहा है, क्लियर। आप कैलकुलेशन करना, तो ये इतना आएगा। मैंने आपको बता दिया कि निकालना कैसे है, ठीक है। चलो फटाफट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। हाँ, यदि एबीसी एक गुणोत्तर श्रेणी के xth, yth और jth पद है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको इतने छोटी सी जगह पर नहीं समझा सकता, है ना। मैं आपको एक नेक्स्ट पेज में लेके करूंगा। तो चलो करते हैं अगले पेज में, है ना। हाँ जी, ये आपका फ्रेश पेज है, मैं इसमें आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी एक जीपी के पद हैं, xth, yth और jth टर्म आपको निकालना है। तो एबीसी जो पद हैं वो देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं आपको। एबीसी जो है वो xth टर्म है, और जीपी के पद लिखने का फॉर्मूला क्या होता है ए आर एन माइनस 1, है ना। तो क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस 1, क्योंकि xth पद कह रहा है ना। xth पद क्या होगा ए आर एन माइनस 1, और मैंने यहां पे कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि स्मॉल ए उसने क्वेश्चन में दे रखा है। फिर दूसरा कह रहा है कि जो बी है वो कौन सा पद है ए आर वाई माइनस 1, जो सी है वो कौन सा कह रहा है ए आर जेड माइनस 1। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी सी है वो xth, yth और jth पद है, ठीक है। अब यहां से अगर आप लिखना चाहो तो मैं दोनों तरफ का लॉग लेके लिख रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा आपका लॉग ए इज इक्वल टू, इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका लॉग ए प्लस ये बाहर आ जाएगी x माइनस 1 इंटू लॉग आर। तो
इसी चीज को हम ऐसे ले सकते हैं, मैंने क्या किया है, दोनों तरफ का log ले लिया, तो यहाँ पर log a, यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये प्लस बन जाएगा और x माइनस 1। इसी तरह इसको भी लिख लो, log b इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा आपका log a प्लस y माइनस 1 इंटू log r। इसी तरह ये क्या बन जाएगा आपका log c इज इक्वल टू log ऑफ a, ये आगे आ जाएगा तो z माइनस 1 इंटू log r। ये हमने log a, log b, log c का निकाल लिया है। अब आप देखो आपको क्या सॉल्व करना था, देखिएगा क्वेश्चन था y माइनस z log a प्लस z माइनस x log b प्लस x माइनस y log c। ये इसको सॉल्व करना था कि ये इज इक्वल टू किसके बराबर है। log a, log b, log c जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है उनकी जगह पर रख दो। ये लिखा है log a, log b, log c, तो ये निकाल लिए थे, रख दो इनको फटाफट। तो ये कितना आ जाएगा y माइनस जेड log a की वैल्यू वो दे रखी है, क्या दे रखी है देख लो आपके सामने है, log a प्लस x माइनस 1 log r, ठीक है, प्लस z माइनस x और log b की वैल्यू ये दे रखी है आपको log a प्लस y माइनस 1 log r। क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बड़ा है, प्लस इसी तरह यहां पर रख देंगे x माइनस वाई और log c की वैल्यू ये दे रखी है log a प्लस x माइनस वाई log c। क्लियर? तो कुल मिला के मैंने किया क्या है कि y माइनस जेड ये एज इट इज है, ये log a की वैल्यू ये उठा के रखी, log b की वैल्यू ये रखी उठा के और log c की वैल्यू ये रखी, तीनों की वैल्यू रख दो बस। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, तो देखना आप इसको थोड़ा सिंपल से करेंगे। log a इसके साथ में भी आएगा, log a इसके साथ में भी आएगा और log a इसके साथ में भी आएगा, तो तीनों से मैं log a कॉमन निकाले ले रहा हूं। अब देखो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये सब आपस में कैंसिल हो रहे हैं, एक ये प्लस z माइनस एक्स, फिर वहां से क्या आएगा x माइनस वाई, ये तो log a के साथ में आएंगे। अब आप इनको देखो सारे कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, तो ये कितना हो गया 0। इसी तरह जब आप अगला वाला टर्म लोगे log r वाला, ये log r इसके साथ में भी है, log r यहां भी है, तो जब log r वाला टर्म्स लिखोगे तो ये जितना भी आएगा वो भी आपका सारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 आंसर कितना आ जाएगा 0। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि ये सारी वैल्यू आपस में कट रही है ना, सब आंसर क्या देंगे 0। मैंने किया क्या है, यहां पर देखो दोनों तरफ का log लेके log a की वैल्यू, log b की वैल्यू, log c की वैल्यू निकाली है, log a निकाल लिया है, log b और log c। log a ये तीनों वैल्यू निकाल के जो क्वेश्चन में गिवन था, ये log a, ये log b और ये log c रख दिए हैं और फिर सॉल्व कर लिया है। log a वाले टर्म सारे निकाल लिए मैंने, ये निकाला और यहां से ये निकाला। जब log a निकाला तो ये सारी वैल्यू कट के 0 हो गई। क्लियर? इसी तरह log r वाले टर्म्स मैंने ले लिए हैं, log r वाले टर्म्स जब लोगे तो ये भी आपका क्या दे रहा है 0। तो कुल मिला के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया log 0। क्लियर? log 0 ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log a, log b, log c की वैल्यू निकाल के मैंने यहीं पर पुट कर दी है, सारे सॉल्व हो रहे हैं और सब कट पिट के कितना आ रहा है आंसर आपका 0। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको मुश्किल से 2 लाइन भी नहीं लगेंगी। क्लियर? सेक 4a की वैल्यू cos a माइनस 20 के रूप में दे रखा है, जहां एक 4a क्या न्यून कोण दे रखा है एक्यूट एंगल, तो a का मान निकालना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेक 4a इज इक्वल टू कितना है cosec a माइनस 20। ठीक है, अब मैं अगर सेक को cosec के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं cosec
90 माइनस थीटा, थीटा कितना है आपका यहाँ पर 4a, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, तो इसी को मैंने इनडायरेक्टली ये लिख दिया है। ठीक है, आगे ये आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ मत करना, बस अब अपना काम हो गया। कैसे, दोनों तरफ कॉसेक कॉसेक है तो कॉसेक कॉसेक हटा सकते हो, क्या बचा यहां से 90 माइनस 4a इज इक्वल टू यहां पर क्या बचा है a माइनस 20, ए वाले टर्म से एक तरफ कर लो, बिना उसके वाले टर्म से एक तरफ कर लो, इसको यहां ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5a, ये यहां आएगा तो कितना हो जाएगा 110, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 22। आपसे क्या पूछा गया है, a का मान, तो a का मान कितना हो गया 22 डिग्री, ये लीजिए, है आसान क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला 15वां, हाँ जी, फिर से देखिए आ गया एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में पीएच क्यूएच टर्म का क्वेश्चन है, क्लियर। तो हम इसको इतनी जगह पे नहीं कर पाएंगे, हम इसको फ्रेश पेज में करेंगे, क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले पेज पे, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन दे रखा था श्रेणी के पीएच और क्यूएच टर्म का अनुपात दे रखा है। अच्छा, पीएच टर्म क्या होगा आपका a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, और क्यूएच टर्म क्या होगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये पीएच टर्म है, ये क्यूएच टर्म है, आपको अनुपात दे रखा है, आपके सामने क्वेश्चन में है 1/2q माइनस 1 और फिर 1/2p माइनस 1, ये गिवन है। ये ऊपर चला जाएगा तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 2p माइनस 1/2q माइनस 1, क्लियर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है, अनुपात दे रखा है, आपको निकालना क्या है वो देखो, इनका रेशियो, सम का रेशियो निकालना है, और सम का रेशियो आपको पता होगा क्या होता है n/2, पीएच और क्यूएच टर्म के सम का फॉर्मूला होता है n/2। यहां पर n कितना है, p दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या आएगा आपका q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। हमें अनुपात दे रखा है पीएच और क्यूएच टर्म का, और हमें निकालना क्या है, उनके पीएच और क्यूएच टर्म के योग का अनुपात निकालना है। कुल मिला के आपको ये चीज निकालनी, क्लियर, और ये हमें गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, तो a के साथ में क्या जाएगा आपका 2q माइनस 1, फिर इसी तरह p माइनस 1 और 2q माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। इस चीज का इसमें मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो a के साथ में ये आएगा, एक बार इसके साथ में ये आएगा, फिर इज इक्वल टू में क्या जाएगा आपका, ये यहां पर जाएगा, तो 2p माइनस 1 इंटू a प्लस ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा q माइनस 1 2p माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। अब जो जितने भी a वाले हैं, एक आपका a वाला पद ये है और एक a वाला पद ये है, इनको मैंने साथ में लिख लिया, तो ये इस तरफ आएगा, तो a कॉमन ले लो, तो 2q माइनस 1 माइनस 2p प्लस 1 हो जाएगा, और इन सबको उस तरफ ले जाओ क्योंकि ये d वाले पद हैं, तो ये d वाला पद इसका अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2pq माइनस q माइनस 2p प्लस 1, ये इस तरफ आएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो माइनस के 2pq, क्लियर, ये प्लस का p हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2q हो जाएगा, और ये आपका माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। a वाले टर्म्स मैंने एक तरफ किए हैं, d वाले टर्म्स मैंने एक तरफ किए हैं, आप देख ले सकते हैं, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे कितना बचा a, और 2 कॉमन निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा q माइनस p। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 1 1 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक, और 2pq कैंसिल हो रहा है, यहां से q, ये कितना, ये q है, ये भी q है, तो ये कितना बचा आपका, सिर्फ q बचा है, इसी तरह p q माइनस p बचा है,
Q माइनस पी से Q माइनस पी कट गया, 2a इक्वल टू कितना आ गया d, 2a की वैल्यू किसके बराबर आ गई d, यहां पर रख दो फटाफट। तो 2a इक्वल टू d की वैल्यू आपको इस जगह पर रखनी है, जहां पर 2a है वहां पर d रख देना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको अगली स्लाइड में लेके सॉल्व करता हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी जगह, या फिर एक काम करते हैं, रुक जाइए, मैं अभी सॉल्व इस पे कहिए दे रहा हूं, इतनी सी जगह पे, ठीक है। करना क्या है मैं क्लियर बता दूं, 2a इक्वल टू d आ गया है, 2a इक्वल टू d आपको यहां पर रख देना, क्योंकि आपको फाइनली इसका अनुपात चाहिए, इसका रेशियो चाहिए। तो जो ये 2a की वैल्यू है इस जगह पर मैं क्या रखूंगा d, क्लियर। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आगे p अपॉन q, यहां पर d हो जाएगा प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन, यहां पर भी d हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, इतना बचा आपका। ऊपर से d कॉमन ले को, नीचे भी d कॉमन ले लो, ऊपर से d कॉमन, नीचे से भी d कॉमन, तो dd कट जाएगा। तो क्या बचा आपका p अपॉन q, यहां से 1 प्लस p माइनस 1, 1 प्लस q माइनस 1, 1 से 1 कट गया, इस 1 से 1 कट गया, इस p का इसमें मल्टीप्लाई होगा, q का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना आ गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा, वैल्यू बड़ी बड़ी हो गई, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलें, क्लियर है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अनुपात q स्क्वायर, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन में फटाफट। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये आपका फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, आपको x का मान निकालना है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है आपका साइन, अंदर है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस साइन को जब आप यहां पे लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। ये आपका एज इट इज है, ये एज इट इज है, ये साइन वहां गया तो साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/2 के। फिर इसको वहां लेके जाओ या इसको यहां लेके जाओ तो साइन इनवर्स x ये वहां जाएगा, तो इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1/3, क्लियर। और π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x के, क्लियर। तो ये आपका साइन इनवर्स x, ये क्या बन गया आपका साइन इनवर्स 1/3, साइन से साइन काट दीजिए, आंसर कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। यही आपको निकालना था कि x का मान ज्ञात करें, तो x का मान कितना हो जाएगा 1/3, क्लियर। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, एक लाइक की संख्या दे रखी है, वो भी समांतर श्रेणी में। क्या है समांतर श्रेणी, देखिएगा 5, 9, 13 और आपका कितना है 185। ये समांतर श्रेणी दे रखी है, और समांतर श्रेणी बिल्कुल है क्योंकि बीच में गैप कितने कितने का, 4 4 का, है ना। तो ये क्या है, एपी है। आपसे पूछा गया है कि लास्ट से 9वें समुदाय पसंदों की संख्या क्या कहती है, अंतिम पद से निकालना, अंतिम तरफ से 9 निकालना है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें और उस वाले क्वेश्चन में फर्क है। कैसा, अगर आपको शुरुआत से निकालना होता है तो ए आपका ये काम करेगा, अगर हमें अंतिम तरफ से निकालना है तो ए आपका क्या काम करेगा, ये वाला, क्लियर। तो यहां पर ए 5 नहीं होगा, यहां पर ए होगा 185। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि अंत से 9वां, अंत से 9वां, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। तो यहां पर ए चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, अभी डी कितना है, यहां पर अभी डी की वैल्यू कितनी है इसके हिसाब से 4, और जब लास्ट की तरफ से करने जाओगे तो डी कितना हो जाएगा, -4, क्लियर। क्योंकि आप देखो 185 से यहां आओगे, फिर माइनस करोगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर +4 है तो वहां पर क्या होगी, -4, क्लियर। अब आप निकाल सकते हो अंत से 9वां पद, फॉर्मूला तो वही है, a + 8d। a कितना है आपका 185, d कितना है आपका -4। तो यहां पर ध्यान रखना a और d में, a आपका ये वाला कहलाएगा और d आपका +4 ना होके -4 हो जाएगा, क्लियर।
सॉल्व कर लो इसको। 185 माइनस 32 माइनस करके रख दो, कितना हो जाएगा ये आपका 153। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, लाइक की संख्या कितनी होगी 153। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, साइन अल्फा ये आपको दे रखा है, फिर से वापस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया। क्लियर? चले तो ये देखते हैं इसको हम, आपको दे रखा है, मैं लिखे दे रहा हूं एक बार, साइन अल्फा माइनस कॉसिक अल्फा इज इक्वल टू पी दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस सेक अल्फा इज इक्वल टू क्यू दे रखा है। क्लियर? हमें निकालना क्या है, ये देखो, p की पावर 4 क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू की पावर 4 प्लस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व मत करो, ऐसे क्वेश्चनों को क्या चेक किया करो, अल्फा कुछ भी रख लो। मैंने मान के सपोज किया, मैंने अल्फा क्या रख दिया 45, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका टाइम बहुत खराब करेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में अल्फा मतलब जो एंगल हो कुछ ना कुछ सपोज कर लिया करो। मैंने सपोज किया 45, रख दो सब जगह 45, तो साइन 45 माइनस कॉस 45 ये कितना जाएगा, वैल्यू आपको याद होगी, ये कितना जाएगा √2। इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 अपॉन √2, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1 अपॉन √2, ये आ गया आपका p। इसी तरह इसमें रखेंगे तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 अपॉन √2 माइनस √2, तो ये कितना जाएगा आपका माइनस के 1 अपॉन √2। तो p और q की वैल्यू दोनों क्या आ गई माइनस के 1 अपॉन √2। अब यही चीज दोनों उठा के यहां पर रख दो, यही चीज दोनों उठा के यहां पर रख दो। क्लियर है? तो रखोगे जब आप, तो ये कितना हो जाएगा p की पावर, अच्छा चाहो तो इसमें थोड़ा सा कॉमन निकाल लो, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3, कुछ नहीं किया मैंने, इन तीनों से p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है। अब आप रख दो तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां भी 1/2 और प्लस 3, ये कितना हो गया 1/4, ये जुड़ जाएंगे तो 1, यहां पर कितना 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो आपका आंसर कितना होगा 1। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व ना करके एंगल कुछ भी सपोज करें 30, 45, 60, मैंने यहां पर 45 रख के सॉल्व कर दिया है और आपका आंसर निकाल दिया। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा 1। क्लियर? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका फिर से हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। हवा से टूटे हुए पेड़ का ऊपरी हिस्सा जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। हवा से टूटे हुए पेड़ का ऊपरी हिस्सा, मान लो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट के कहां गया नीचे, ये नीचे गिर गया। ठीक है? और जमीन से कितना कोण कह रहा है वो 30 डिग्री का। ये पूरा आपका पेड़ था, इतना हिस्सा टूट के नीचे जमीन पे गिर गया और कितना एंगल बनाया 30 डिग्री का, और जड़ से उस बिंदु तक की दूरी जहां पेड़ का शीर्ष जमीन को छूता है वो 15 मीटर है। ये आपको दे रखी है 15 मीटर, ये आपको दे रखी है 15 मीटर। तो आपको क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई निकालना। पेड़ कितना है आपका, ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है, ये वाला हिस्सा टूट के कहां गिर गया नीचे, तो कुल मिला के आपको ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई दोनों निकालनी है। क्लियर? तो पहले जो भी आपका मन करे, मैं मान लो ये 15 दे रखा है, मैं चाहूं तो पहले साइन लगा दूं। साइन लगाओगे तो साइन 30 बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब हमारे पास भी नहीं, कर्ण भी नहीं है, तो साइन मत लगाना, क्योंकि हमारे पास ना तो लंब है ना कर्ण है। तो हम लगाएंगे क्या cos 30। ठीक है? जो हमें गिवन हो उसके हिसाब से सॉल्व निकाला जाए कि साइन लगाएं कि कॉस लगाएं। अब cos 30 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 15, कर्ण आप मान लो h, तो h मिल जाएगा यहां से। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 15 बटे h। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30 बटे √3। ये h निकला है, मतलब ये कर्ण निकला है। अभी पूरा काम नहीं हुआ आपका, है ना, अभी आपको ये और निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो आप चाहो तो 10 लगा सकते हो यहां पर,
तो tan 30 लगा दो। tan 30 क्या होता है, लंब बटे आधार। मान लो ये x है तो x बटे कितना 15, tan 30 वैल्यू होती है 1/√3 बराबर x बटे 15। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा 15 बटे √3। तो x भी निकल गया और h भी निकल गया। आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल पेड़ की लंबाई, है ना। तो इसको प्लस इसको दोनों को जोड़ दो तो टोटल क्या हो जाएगा 30 बटे √3 प्लस 15 बटे √3 कितना हो जाएगा 45 बटे √3। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है, 45 बटे √3 आया लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसने क्या कर दिया है √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब नीचे कितना हो गया आपका 3 से 45 को काट दो, कितना हो गया 15√3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ए 15√3। क्लियर। तो पेड़ की लंबाई निकालनी थी। पेड़ की लंबाई सिर्फ इतनी नहीं है, ये ध्यान रखना। पेड़ की लंबाई ये पूरी थी, मैंने यहां से आधा टूट के क्या कर गया नीचे गिर गया। तो पेड़ की लंबाई में कौन कौन आएगा, एक ये वाली भी आएगी और एक ये वाली भी आएगी। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में फटाफट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है आपका फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। आपको दे रखा है साइन ए दे रखा है 3/5 और कॉस बी दे रखा है -12/13 और आपसे कह रहा है कि ये दूसरे चतुर्थांश में ए और बी जो है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट पता होगा, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन थीटा और कौन से कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी सभी के सभी यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया, साइन ए प्लस बी का मान। बहुत बढ़िया, साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रख दो फटाफट वैल्यू। अभी हमारे पास सभी वैल्यू नहीं है तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें साइन ए दे रखा है, यहां पर देखिएगा साइन ए कितना 3/5। साइन कितना होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 4 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह कॉस बी दे रखा है, कॉस बी होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो ये 12 है, ये 13 है। पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, ये 169 और 144 कितना होता है 25, 25 का कितना हो जाएगा 5। तो ये दोनों जो हमने निकाले हैं वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाले हैं। आपको आता होगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व की जाती है। अब रख दीजिए सब वैल्यू। साइन ए कितना दे रखा है 3/5, 3/5 रख दिया। कॉस बी कितना दे रखा है आपको -12/13, -12/13 प्लस कॉस ए यहां से क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण 4/5। और सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाएगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव। उसने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। साइन भी यहां से क्या आ जाएगा 5/13 और साइन की वैल्यू क्या आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी। क्लियर है ना। साइन भी कितना आएगा 5/13 और वो भी पॉजिटिव आएगा, सिर्फ कॉस की वैल्यू नेगेटिव लिखी जाएगी। चलो देखते हैं क्या कितना हो रहा है सॉल्व करने पे। ये कितना हो गया -36, नीचे कितना हो जाएगा 65, यहां पर कितना हो जाएगा -20, नीचे कितना 65, 36 और 20 कितना हो जाएगा 56। तो -56/65 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। -56/65 कहां पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहां पर सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एंगल को उसने कहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। तो वैल्यू कौन सी पॉजिटिव रखी जाएगी, कौन सी नेगेटिव, इस पर आपको ध्यान देना। क्लियर। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, log 1.5 आपको दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी में न्यूनतम पदों की संख्या जो 20 से अधिक योग ना हो, योग 20 से ज्यादा ना हो। तो इसको आप कुछ मत करो, कोई एपीजीपी मत लगाओ। आपको देखो ये कितने पद दे रखे हैं 1, 1.5, 2.25 और 3.375। इतने पद आपको सामने दिख रहे हैं। क्लियर है। और ये क्या दिखा रहा है कि ये एक जीपी है। जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। आपको ये बताना है कि कितने पदों में योग 20 से अधिक ना हो।
तो आप अगर जीपी लगाने जाते हो तो ये लॉग वॉग बनेंगे, बहुत टाइम बर्बाद होगा। आप रफली ऐसे ऐड करके देखोगे, ये लगभग कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6 1 7 और लगभग ये कितना है 8 के आसपास, तो यही हो गया। इन चारों पदों का योग कितना हो गया, लगभग 8, तो यही हो गया। हमें करना है 20 के आसपास का योग करना है, तो इसका अगला टर्म निकाल लो। अगला टर्म कौन सा होगा, पता कैसे निकाले जाएंगे, क्योंकि ये कितना रेशियो है, आर की वैल्यू कितनी है, आर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद बटे पहला पद, तो कितना हो जाएगा आर 1.5, तो इसमें 1.5 से गुणा करके लिख दो, 1.5 से गुणा करके लिख दो। चलो क्या आएगा 1.5 से गुणा करके, लगभग ये 5 दशमलव कुछ, अच्छा अभी रुक जाओ मैं गुणा करके देखता हूं, या फिर आप लोग खुद करके देखना। एक पद ये निकाल लेना, ये 5 दशमलव कुछ करके आएगा, फिर एक और अगला पद निकाल लेना, तो ये लगभग 20 के आसपास का योग हो रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपको 6। तो कुल मिला के ये है क्वेश्चन जीपी का, लेकिन इसको जीपी से ना करके ऐसे ही रैंडम करना। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिना परेशान किए आपको आंसर दे देगा। ये 4 पद आपने निकाल लिए, 5वां पद निकाल देना 5 के आसपास, 6वां पद, और इनको टोटल करना, ये लगभग 20 के आसपास आ रहे हैं। तो उसने क्वेश्चन तो जीपी का दिया है, लेकिन ये जीपी का नहीं है ना, आप बिना जीपी के भी कर सकते हो। क्लियर? तो इसका आंसर आएगा 6 पदों का योग क्या हो रहा है, 20 के आसपास हो रहा है। क्लियर? चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन में फटाफट। हाँ, 5 प्रेक्षणों के माध्य और विचलन आपको दे रखे हैं। यदि प्रेक्षणों में से 2 3 6 दे रखे हैं तो शेष निकालने। अब ये क्वेश्चन फिर से आपको बड़ा हो जाएगा, है ना, इसको हम अगले पेज में करेंगे, फ्रेश पेज में चलें। हाँ जी, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा था कि कुछ संख्याओं के माध्य और वेरिएंस दे रखे थे आपके सामने, माध्य भी दे रखा था ये है, और वेरिएंस भी दे रखा था। आपको 3 प्रेक्षण दे रखे थे, 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे थे, बाकी 2 ऑब्जर्वेशन निकालने थे, है ना। तो कुछ नहीं, मान लो अगले 2 ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्स और वाई, 2 3 6 आपके सामने दे रखे हैं। एक्स और वाई मैंने सपोज कर लिया है कि मान लो अगले 2 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। तो पहली कंडीशन थी माध्य, माध्य कितना दे रखा था 4.8, और माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड बाई कितने 5, क्यों, क्योंकि ये 5 लोग हैं, और इक्वल टू में क्या रख दो 4.8। क्लियर? माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के डिवाइड बाई कितना करेंगे 5 इक्वल टू 4.8। यहां से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, कौन सी, x + y इक्वल टू 13। ठीक, इस वाली चीज से ये इक्वेशन मिल गई। अभी आप इसको रखें। अगली चीज है वेरिएंस। वेरिएंस दे रखा था 6.16, और वेरिएंस निकालते कैसे हैं वो देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका सभी का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 5 माइनस माध्य का स्क्वायर इक्वल टू ये 6.16 आपको दे रखा है। वेरिएंस देख लो फिर से निकालने का, इन सब का स्क्वायर करके नीचे 5 आएगा, माइनस में क्या आता, माध्य का स्क्वायर बराबर ये, इन सब का स्क्वायर करके ये रख दें। माध्य आपको दे रखा है कितना 4.8, ये 4.8 रख देंगे, इसका स्क्वायर बराबर 6.16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आप चाहें तो ऑप्शन से लेके सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, या ऑप्शन से नहीं करना है तो एक तरीका ये है कि इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला x² + y² ये इक्वल टू 169। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ये आप निकाल चुके हो कितना 97, रख दें यहाँ पर 97। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ गई, एक्स वाई कितना है 36, x + y कितना है 13। तो इसका मतलब x और y कितने कितने होंगे 9 और 4। आप आराम से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि x और y का टोटल कितना हो रहा है 13, और इनका इंटू कितना हो रहा है 36। ऑप्शन में देख लें कि कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो x का मान कितना आ जाएगा 9 और y का मान कितना आ जाएगा 4। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? तो ये है आपका माध्य और वेरिएंस को लेके क्वेश्चन। क्लियर? चलें। हाँ जी, तो आपका शेष प्रेक्षण पूछा गया था ना कि अगले 2 प्रेक्षण कौन कौन से होंगे, तो कौन कौन से होंगे 9 और 4। क्लियर? माध्य और विचलन दे रखा था, आपको 3 दे रखे थे, अगले 2 निकालने थे, तो अगले 2 कौन कौन से हो गए 9 और 4। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलें फटाफट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था आपके, उसमें एक आकृति दे रखी है, आकृति में फिर से बनाई दे रहा हूं, है ना। आकृति है आपके सामने, ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये D है,
यहाँ पर एंगल थीटा कह रहा है, ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ये आपके सामने एक फिगर दे रखा है, मैंने दोबारा से बना दिया, ड्रॉ कर दिया है। आपको क्वेश्चन क्या है, AD कितना है 4, ये आपको 4 दे रखा है। BD कितना है आपका 3, ये 3 दे रखा है। CB कितना है 12, ये आपको 12 दे रखा है। और यहाँ पे कॉट थीटा निकालना है आपको, कॉट थीटा। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये क्या बन जाएगा उसके लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या बन जाएगा, कर्ण, या अंग्रेजी में कहेंगे हाइपोटेनियस। तो 4 और 3 का कर्ण निकालने जाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। क्लियर। बस कॉट थीटा पूछा गया है। कॉट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। tan होता है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे और लंब। और आधार कौन सा कहलाएगा यहाँ पर, ये, और लंब कौन सा कहलाएगा, ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12/5। ये लो, इसमें तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे रखा था। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गुणोत्तर श्रेणी की अनंत संख्याओं का योग 13 दे रखा है। अनंत संख्याओं का योग 13 दे रखा है। हाँ जी, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। उसने कहा था कि गुणोत्तर श्रेणी की अनंत संख्याएं हैं, उनका योग दे रखा था 13। योग का फॉर्मूला अगर आपको पता हो, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग कितना होता है, a/1 - r = 13। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर उसने कहा था कि उनके वर्गों का योग कितना कह रहा है, 507। तो वर्ग कर दिए हमने। अब इसका फिर से वही फॉर्मूला, a/1 - r, यहाँ पर a कितना हो जाएगा, a² और r कितना हो जाएगा, r²। तो ये मैंने फिर से वही फॉर्मूला लगाया, = 507। अब क्या करते हैं कि यहां से a की वैल्यू निकाल लो। ये a की वैल्यू क्या आएगी, 13 - r, और उसको पुट कर दो यहां पर। क्यों, क्योंकि हम r में इक्वेशन बनाएंगे और r की वैल्यू हमें क्वेश्चन में निकालनी है। तो मैंने a की वैल्यू उठा के यहां पे रख दिया, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर 169 और इसका स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, नीचे a - b का होल वो लगा दो, a² - b²। तो ये आपका बन गया = 50। इसका जो स्क्वायर है इससे कट जाएगा, 169 से इसको काटो तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ऊपर क्या बचा, 1 - r, नीचे क्या बचा, 1 + r = 3। यहां से इसको सॉल्व करने जाएं तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -½ और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, r ही निकालना था, सर्वानुपात कह रहा था। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से एक की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखनी है, इसको सॉल्व करना है और आपका r आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, r की वैल्यू -½ क्लियर। चलो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, r निकालना, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा होगा शायद, ये क्वेश्चन नंबर 25। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कौन सी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। हाँ, ये था आपका क्वेश्चन। आपको बताना था कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। तो देखें, अगर हम देखें तो ये थीटा लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, cos² 90 - थीटा + cos² थीटा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा आपका, sin² थीटा बन जाएगा। cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा। तो sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है, 1। तो ये तो 1 के बराबर है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको देख लीजिएगा क्या है इसका, sec² थीटा माइनस cot² 90 - थीटा है ये, है ना। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये पूरा ऑप्शन ऐसा था। cot² 90 - थीटा क्या बन जाएगा, tan² थीटा। cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। स्क्वायर लगा हुआ तो क्या बन जाएगा, tan² थीटा। और sec² थीटा - tan² थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है, तो ये भी हो सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इसको देखें तो यहां पर देखिएगा, ये 27 है, ये 63 है, 63 है। इसको चेंज करेंगे तो दोनों क्या बन जाएंगे, सेम। इसको क्या लिखोगे, sin 90 - 63। देखो मैं लिख के दिखा दूं आपको, sin 27 cos 63 है। एक करके देख लो, बाकी सब सेम टू सेम है। किसी एक को बदलने जाओगे तो क्या लिखोगे, इसको sin 90 - 63 और नीचे आपका cos 63 ही है। sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो cos 63 नीचे भी cos 63 कट जाएंगे। ठीक, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा।
तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना आएगा ये भी 2, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 के बराबर। इसका मतलब ये ऑप्शन भी 1 के बराबर है, ये वाला भी 1 के बराबर है, ये वाला भी 1 के बराबर है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा ये इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी। तो आपसे पूछा गया था कौन सा व्यंजक 1 के बराबर नहीं है, तो ये तीनों 1 के बराबर हैं, सिर्फ जो डी ऑप्शन है वो आपका 1 के बराबर नहीं है। और मेरी बात सुने, जो पीएटी में जो 2020 के शिफ्ट 2 का पेपर है ये, उसमें इसका आंसर क्या दिखाया गया था बी बॉम्बे, जो कि गलत है, ये ध्यान रखना। आंसर शीट में जो दिखाया गया था आंसर वो इसको दिखाया गया था, जबकि इसका सही आंसर ये है। आप घर में इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। ये आपका 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर था, जिसके मैंने सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये आपकी चैनल्स का नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और अपना सजेशन दें, ठीक है। चलें, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।